बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो जनाब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स। इनके आंसर्स का जो पीडीएफ है उसके डाउनलोड का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम जरा आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैन करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट फ्लो कर सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है जनाब, नहीं कर सकता। नो, करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एविडेंट मतलब कि इसका सबूत देने के लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। तो आप सब वाकिफ होंगे ओहम लॉ से। तो ओहम्स लॉ क्या है हमारे पास? V इज इक्वल टू आई आर। V इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। और R हमारे पास क्या है? उस सर्किट की रेजिस्टेंस। तो यहां से करंट का फॉर्मूला क्या बन गया? I इज इक्वल टू V, ये R वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, V डिवाइड बाय R। अब देखिए कंडीशन हमें क्या दी है? विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये जो V है, इस V से मुराद यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे V से मुराद क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब उसने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इट्स मीन V हमारे पास क्या होगा? 0। तो V हम पुट कर देते हैं 0, 0 ओवर R। अब 0 ओवर हमारे पास कोई भी चीज हो, चाहे R की वैल्यू 500 ओम हो, 1000 ओम हो, इसका आंसर क्या आना है? 0। तो यहां से हमारे पास करंट का आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या है कि V 0, करंट 0। तो सिंपल सा हमारे पास जो है इसका जवाब क्या बन गया कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर फ्लो नहीं कर सकता। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस। क्या दो वायर्स हैं, एक एल्यूमिनियम की है और एक कॉपर की है, तांबे की है। दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है और लेंथ भी सेम है। विच हैज द लार्जर डायमीटर। डायमीटर जो है यानी कि जो वायर की मोटाई है वो किसकी ज्यादा होगी और क्यों होगी, आपने ये बताना है। तो देखें हमारे पास एक रिलेशन है कि अगर लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो डायमीटर में और रेजिस्टिविटी में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये रिलेशन कैसे आया इसको अभी हम प्रूव करते हैं थ्रू इक्वेशन, लेकिन अभी के लिए जरा समझे बात को कि लेंथ सेम हो और रेजिस्टेंस सेम हो, तो डायमीटर में और जो रेजिस्टिविटी है उसमें हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका डायमीटर भी हमारे पास क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है जी। सो दैट द वायर विल हैव लार्जर डायमीटर हुज रेजिस्टिविटी इज हायर। उस वायर का डायमीटर ज्यादा होगा जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सिंस रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, क्योंकि जो एल्यूमिनियम की तार है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर से क्या है? ज्यादा है। Therefore, diameter of aluminum wire is greater than that of copper। तो जो एल्यूमिनियम वायर का डायमीटर है वो कॉपर वायर से क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पर मैं आपको जो है ना एल्यूमिनियम और कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है उनकी वैल्यूज दे रहा हूँ। यहाँ देखें, ये हमारे पास कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी है, ये कितनी है? 1.72 10 की पावर -8, और ये एल्यूमिनियम वायर की है। तो एल्यूमिनियम वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है कॉपर वायर से, तो इसलिए जो एल्यूमिनियम वायर का डायमीटर है दैट विल बी हायर। ठीक है, ये वैल्यूज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो है ना जस्ट ये बता दें कि एल्यूमिनियम वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है। वैल्यूज लिख देंगे तो आंसर मजीद सॉलिड हो जाएगा, बट ऐसा जो है वो जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ तक जो आंसर है ना वो भी ठीक है। ठीक है जी, इवन यहाँ तक आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये बात थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो है वो आपको इसके 2 नंबर मिले 3 में से। तो अगर आपको अपना आंसर फुल सॉलिड करना है तो आपको जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू जो है ये रिलेशन भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम उसको प्रूव करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि मेरे लिए इतना काफी आंसर है तो वो यहाँ तक भी रख सकता है, बट अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इन इक्वेशंस के थ्रू जो आगे मैं लिखने जा रहा हूँ प्रूव कीजिएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। देखें रेजिस्टेंस की हमारे पास इक्वेशन क्या है? ρ L बाय A। ठीक है, ये आपने जो है ये प्रूव की होगी जब थ्योरी के आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो उसमें हमने पढ़ी इक्वेशन R इज इक्वल टू ρ L बाय A। L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, और A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया ना। अब देखिए आर रेडियस है, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, यानी कि d/2। तो मैंने यहाँ पे r की जगह क्या पुट कर दिया? d/2। तो जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ρ L पाई d का स्क्वायर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई d स्क्वायर बाय 4। ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बन गया? 4 ρ L बाय पाई d स्क्वायर। तो ये मैंने रेजिस्टेंस का लिखा है फार्मूला,
इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब मुझे कंडीशन क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस बराबर है कॉपर की रेजिस्टेंस के। तो मैं ये फार्मूला एल्यूमिनियम के लिए एक बार लिख लूंगा और एक बार कॉपर के लिए। देखें, फॉर रो ऑफ एल्यूमिनियम लेंथ सेम है ना, तो लेंथ को हम चेंज नहीं करेंगे, हम लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे। ठीक है, पाई तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, वैसे ही आ जाएगा, और डायमीटर किसका आ जाएगा, एल्यूमिनियम का। तो ये हमने RAL का लिख लिया फार्मूला। अब लिखते हैं RCU, ये कॉपर का सिंबल है, कॉपर CU। तो हमारे पास फॉर रो ऑफ द कॉपर लेंथ, ठीक है, लेंथ सेम है तो हम लेंथ L ही लिखेंगे, पाई ऐसे ही आ जाएगा, और डायमीटर किसका आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द कॉपर का स्क्वायर। अब यहाँ देखें जी, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है 4 और 4 कट कर देंगे, 4 और 4 ये कैंसिल हो गए, पाई और पाई ये कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो कॉपर का डायमीटर का स्क्वायर है उसे उस तरफ ले जाएं, यानी एक तरफ डायमीटर के स्क्वायर कर लें और एक तरफ जो रेजिस्टिविटी उसकी वैल्यूज लिख लें। तो कॉपर के वायर का डायमीटर जो है उस तरफ ले जाएं, तो ये क्या बन गया, DCU का स्क्वायर, D एल्यूमिनियम का स्क्वायर, वो तो पहले ही नीचे है। ठीक है, सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है वो तो ऊपर ही थी, यहां से जो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम उसे नीचे ले आए, रो AI। अब ये स्क्वायर है दोनों तरफ, आप यहाँ पर स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो डायमीटर ऑफ कॉपर बाय डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर आ गया, यहाँ पे होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, रो ऑफ द कॉपर रो ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखिए कॉपर के डायमीटर के सामने क्या है, कॉपर की रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम के डायमीटर के सामने एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी, यानी कि डायमीटर में और रेजिस्टिविटी में स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि हमने यहाँ प्रूव भी किया, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने प्रूव कर लिया। तो डायमीटर में और रेजिस्टिविटी में इससे क्या प्रूव हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर रूट के साथ, डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच ऑफ अ सर्किट, कि ओपन स्विच के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगी और क्लोज स्विच के अक्रॉस क्या होगी। तो पहले जो है जरा हम ओपन स्विच को और क्लोज स्विच को समझ लेते हैं। यहाँ देखें ये जो स्विच है ना, ये कनेक्ट नहीं है इसके साथ, मतलब कि ऑन नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे पास स्विच ऑफ स्टेट में हो ना, तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट, कि ये सर्किट खुला हुआ है एक तरह से, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ से हमारे पास जो, अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट की, इधर से हमारे पास चार्जेस आएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पे जब चार्जेस इस पॉइंट पे आएंगे वो आगे जा नहीं पाएंगे, सारे चार्जेस यहाँ पे हमारे पास, यानी कि क्यों समझ लें करंट का फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज हो ना, तो अब ये सर्किट ओपन है, खुला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्लो जो है चार्जेस का वो होगा ही नहीं। बात समझ आ गई। सिमिलरली जो क्लोज सर्किट है उसमें क्या होता है, ये स्विच हमारे पास ऑन होता है, यानी कि बंद होता है, सर्किट सारा बंद है, तो चार्जेस फ्लो कर पाएंगे, और बल्ब हमारे पास देखें यहाँ पे ग्लो कर रहा है, यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, चार्जेस फ्लो नहीं कर पा रहे। यूं समझ लें कि जब यहाँ पे लेट्स सपोज एक रोड बना हुआ है और इधर एक रोड पे खड्डा आ गया, तो क्या गाड़ियां मूव कर पाएंगी, उस सारी जो ट्रैफिक है वो क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। तो सिमिलरली जब ओपन सर्किट हो ना, तो लेट्स सपोज आप यूं समझें कि एक खड्डा सा बन गया है चार्जेस के लिए, वो मूव ही नहीं कर सकते। जब चार्जेस इस बल्ब से मूव नहीं करेंगे तब बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। समझ लगी बात की। तो ये बल्ब हमारे पास ऑफ स्टेट में है, ये बल्ब हमारे पास ऑन स्टेट में है। तो ओपन सर्किट मतलब ऑफ स्टेट, क्लोज सर्किट मतलब ऑन स्टेट। ठीक है, अब यहां देखें जी, अ क्लोज स्विच हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0 while an open switch has the resistance of infinity। कह रहा है एक क्लोज स्विच की जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगी और ओपन की इन्फिनिटी होगी। कैसे होगी मैं अभी आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल ये भी एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि क्लोज स्विच रिप्रेजेंट ऑन स्टेट, ये भी हमने बात देखी कि क्लोज से मुराद सर्किट ऑन है, एंड ओपन स्विच रिप्रेजेंट ऑफ स्टेट, और ओपन से क्या मुराद, सर्किट हमारे पास ऑफ स्टेट में है। ठीक है, यहाँ देखें, When the switch of a circuit is open, जब स्विच ओपन है, ओपन स्विच है, उस केस में क्या होगा, there is no path available for the flow of charges। तो चार्जेस के पास फ्लो के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पाथ ही नहीं है तो जो रुकावट है, रेजिस्टेंस है, वो बहुत बढ़ गई है। और जब हमारे पास फिजिक्स या मैथ में कोई इस तरह की सूरत हाल है कि नंबर बहुत बड़ा हो गया, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन्फिनिटी का। ठीक है, तो हम सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ द ओपन सर्किट इज इन्फिनिटी, कि रेजिस्टेंस इतनी बढ़ गई है कि वो इन्फिनिटी को पहुंच गई है। लेकिन क्लोज स्विच में क्या हो रहा है कि हमारे पास चार्जेस इस स्विच से इस स्विच तक, मतलब कि स्विच के अक्रॉस चार्जेस बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं, उन्हें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल
रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि वो मतलब तकरीबन जीरो के बराबर है। ठीक है, हम नियरली जीरो लिखेंगे, जीरो तो नहीं है, थोड़ी बहुत होगी जो वायर की हमारे पास अपनी रेजिस्टेंस होगी, बट उसको फिलहाल हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही होगी। कि व्हेन द स्विच ऑफ अ सर्किट इज क्लोज चार्जेस कैन फ्लो थ्रू इट इजीली। तो जब स्विच क्लोज होगा तो चार्जेस बासानी फ्लो कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नियरली जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन क्या होगी, जीरो ही होगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बट इट इज नॉट इलेक्ट्रोकटेड। इलेक्ट्रोकटेड का मतलब होता है कि जिस्म में से या किसी भी चीज में से करंट का फ्लो कर जाना। ठीक है जी, वाई कह रहा है कि परिंदा है वो काफी ज्यादा वोल्टेज वाली लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे आप अक्सर देखते हैं घरों के बाहर जो आपके हाई वोल्टेज लाइन है, 11 kV की लाइंस हैं या 33 kV की लाइंस है, उनके ऊपर परिंदे बहुत आराम से बैठे होते हैं। ठीक है जी, उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? वो यही सवाल पूछने जा रहे हैं कि इसे ये इलेक्ट्रोकट क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, when it tries to fly it touches another bird that is sitting on a second transmission line of the pole। कि जब वो उड़ने लगा तो उसने जो है ना वो क्या किया, दूसरा जो परिंदा सेकंड ट्रांसमिशन लाइन पे बैठा हुआ था, दूसरी तार के ऊपर बैठा हुआ था, उसे टच कर लिया। तो जब उसे टच किया दोनों को करंट लगा। नाउ इट इज हैवीली इलेक्ट्रोकटेड। अब दोनों को करंट लगा है। ठीक है जी, वाई, अब क्यों लगा है? ठीक है जी, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। देखिए पहले जरा इसके आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, when the bird is sitting alone on a single transmission line, कह रहा है कि जब एक परिंदा जो है ना वो एक लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, it is sitting on a constant potential line, तो वो एक ही पोटेंशियल वाली लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। कांस्टेंट पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ड्यू टू विच नो करंट फ्लोस थ्रू इट्स बॉडी, इसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है जी, देखिए मेन रीजन क्या है, यहाँ देखें जब परिंदा बैठा हुआ है ना, फर्ज कर लें वो एक लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, वो हमारे पास लेट्स सपोज लाइव वायर की लाइन है, उसमें 11 kV के वोल्टेज है। अब उस पूरी तार में जो वोल्टेज है वो कितने हैं, 11 kV, 11,000 वोल्ट। अगरचे 11,000 वोल्ट की वैल्यू वोल्टेज की बहुत ज्यादा है, बट करंट का फ्लो करेगा जब वो 11 kV की लाइन उससे कम वाले या उससे ज्यादा वाले के साथ अटैच होगी। ठीक है जी, जिस तरह आप घरों में देखते हैं दो तारें होती हैं, एक लाल होती है और एक काली होती है। जो लाल वाली वायर होती है दैट इज लाइव वायर, काली वाली वो होती है न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर में पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट ऑलमोस्ट, और जो ब्लैक वाली है उसमें ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो वो 220 से जीरो में करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन इस केस में जरा ये काम नहीं हो रहा। इस केस में क्या हो रहा है, जो परिंदा है वो एक ही लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, चाहे वो 11 kV की है चाहे वो जीरो की, उससे हमें फिलहाल गर्ज नहीं है। लेकिन पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। जब एक चीज कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल में चेंज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेट विल बी जीरो। वो डेल्टा V जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ओहम लॉ से I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R। जब डेल्टा V जीरो तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट है मतलब करंट जीरो है, तो उसकी बॉडी से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो किसी ऐसी चीज को टच कर लेता है जो कि हमारे पास उससे कम या उससे ज्यादा पोटेंशियल के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक कौवा बैठा हुआ है, उसने गोश्त का टुकड़ा मुंह में लिया हुआ है। अब गोश्त का टुकड़ा नीचे भी जो है ना थोड़ा सा लटक रहा है। अब जो परिंदा नीचे बैठा है, जो नीचे वाला कौवा है, अगर वो उस गोश्त को टच कर लेगा तो अब क्या हुआ, अब एक पाथ जनरेट हो गया। जो ऊपर कौवा है वो किसी और पोटेंशियल पे है, नीचे वाला कौवा किसी और पोटेंशियल पे है। तो इन दोनों से अब ना करंट फ्लो करना शुरू कर दे, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं है, वो क्रिएट हो चुका है। पोटेंशियल में फर्क अब बन चुका है। अब दोनों कौवों से जो है वो करंट फ्लो करेगा और इनका जो है कबाब बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो ये काम जो है आपको समझ आ गया होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो होगा तो करंट फ्लो करेगा, वो नहीं तो करंट नहीं। यही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की रीजन है कि बट व्हेन द बर्ड टचेस अनदर बर्ड, कि जब परिंदा किसी दूसरे परिंदे को टच करेगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल डिवेल्प बिटवीन बोथ बर्ड्स, तब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन दोनों परिंदों के दरमियान डिवेल्प हो जाएगा। सो करंट विल फ्लो थ्रू द बॉडीज ऑफ बोथ बर्ड्स। अब जो है ना करंट जो है वो दोनों परिंदों की बॉडीज से फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा। नाउ दे विल बी हैवीली इलेक्ट्रोकटेड। अब इनको जो है ना वो काफी बड़ा मतलब करंट लगेगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो सवाल नंबर 5 है हमारे पास, यू आर गिवन 5 रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड।
कह रहा है कि आपको जो है ना 5 रेजिस्टेंस दी गई हैं जिनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं, यानी कि अगर एक 10 ओम की है दूसरी 15 की, यानी डिफरेंट है, वो वैल्यूज नहीं है। बट यू आर आस्क्ड टू फॉर्म अ सर्किट हुज रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन एनी गिवन रेजिस्टेंस। आपको कहा गया है इनको मिलाकर कोई ऐसा सर्किट आप बनाएं कि उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो इन सबसे कम हो, ठीक है, स्मॉलर देन एनी गिवन रेजिस्टेंस। हाउ कैन यू मेक सच अ सर्किट विद गिवन रेजिस्टेंसेस। आप इस तरह का सर्किट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखें, रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो सीरीज या पैरेलल, या एक मिक्स तरीका है कि आप सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स करके लगा दें, ठीक है। अगर तो आपने ये सीरीज पैरेलल पढ़े हुए हैं, ठीक है, आपको इनकी थ्योरी क्लियर है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी क्लियर तब भी कोई मसला नहीं, एक दफ़ा हम इसको ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ देखें जी, हम चलते हैं जी, इधर हमारे पास जो है, यहाँ देखें जी, ये हमारे पास है जी सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन जो है, अब आपस देखें, अब ये जो है ना ये बताते हुए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग नहीं पढ़ा रहा, जस्ट आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो है वो एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ। यहाँ देखें, सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड लगी होती है, ठीक है। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है जी R1 प्लस R2 प्लस R3 या सो ऑन प्लस Rn तक ये काम चलता रहेगा। यानी कि हो क्या रहा है, जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं तो उनको आपको जस्ट सिंपली जमा करना है तो इक्विवेलेंट आ जाएगी। लेकिन अगर आप मूव करें पैरेलल की तरफ, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज हमारे पास सेम होते हैं, ये इस तरह हमारे पास कनेक्ट की होती हैं कि इन तीनों की लाइव वायर को जोड़ेंगे और इन तीनों की न्यूट्रल वायर को जोड़ेंगे, फिर इन्हें कनेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। इस बात की अगर समझ ना भी है तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, ये हम किसी और वीडियो में ये लॉन्ग क्वेश्चन जब हम करेंगे वहां पे हम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपने ये समझना है कि जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगी तो उस केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला क्या आएगा। तो यहाँ देखें, इस केस में जो इक्विवेलेंट का फार्मूला है वो क्या आ रहा है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरीज में क्या हो रहा है, सिंपल ऐड हो रही है, और पैरेलल में क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे हैं। ये कैपेसिटर के बिल्कुल उल्टा है। कैपेसिटर में क्या हो रहा था, सीरीज में जो है वो हमारे पास रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे थे कैपेसिटेंसेस के, और पैरेलल में वो सिंपल ऐड हो रही थी। तो इसलिए बच्चों को बारहा ये कन्फ्यूजन होती है, तो आपको इनकी जो डेरिवेशन है उसको ज़रा समझना पड़ेगा और इनको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम ज़रा अपने सवाल की बात करते हैं। हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में जो है ना हमें ये कहा गया है कि आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो इन सब से कम हो। तो कम वाला काम किस में होगा, ऑब्वियसली अब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि सीरीज में वो सिंपली ऐड हो रही हैं, तो हमें किस में ज्वाइन करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यही इसका आंसर है कि हम उन्हें जो है ना वो पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे। तो पैरेलल में क्या होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे हैं तो वो हमारे पास जो है जो इक्विवेलेंट है वो सबसे कम हो जाएगी, ठीक है जी। ये आप उसकी डायग्राम बना सकते हैं। इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि आई विल कनेक्ट दोज 5 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। मैं उन 5 को किस में लगा दूंगा, पैरेलल के अंदर। वजह क्या है, बिकॉज इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्योंकि पैरेलल के अंदर जो इक्विवेलेंट है वो किसी भी इंडिविजुअल से क्या होगी, कम होगी। आगे आप इसका लिख दें फार्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड प्लस 1/R5। R5 तक हम लिखेंगे क्योंकि उस समय 5 जो रेजिस्टेंस है वो दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यू आर गिवन n वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। कह रहा है कि आपको n वायर्स दी गई हैं। n वायर से मुराद कोई नंबर है, मतलब कि 5 वायर 6 वायर n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबकी जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, R के बराबर है। R भी कोई नंबर हो सकता है, 5 ओम 10 ओम, लेकिन वो नंबर फिक्स है, R ही जो भी है सबके लिए वही होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंसेस ऑब्टेनेबल फ्रॉम दिस वायर। कह रहा है कि इन वायर से जो मैक्स है हमारे पास आ रही है रेजिस्टेंस और जो मिनिमम जो रेजिस्टेंस है उन दोनों की रेशियो क्या होगी। तो देखिए हमारे पास इसका आंसर है द रेशियो ऑफ मैक्स टू मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन इज n स्क्वायर। ये n स्क्वायर कहाँ से आया, अभी इसको जरा समझते हैं, इसके ऊपर जरा आते हैं। पहले जरा आप ये इसका आंसर जरा देखें मैक्स हमारे पास कब आएगी, मुझे बताएं। जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती कब है, इक्विवेलेंट कब ज्यादा होती है, जब वो सीरीज में लगे होते हैं। तो मेरे पास मैक्स जो रेजिस्टेंस है वो कब आएगी,
जब मैं उन n वायर्स को किस में लगा दूंगा, सीरीज में लगा दूंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं जी सीरीज में लगाया, सिंपल ऐड कर देंगे R1 प्लस R2, सबकी रेजिस्टेंस सेम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R प्लस R प्लस R प्लस R। ठीक है जी, कब तक ऐड करेंगे, n टाइम्स ऐड करेंगे। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, NR के। NR कहाँ से है, जरा यहाँ पे गौर से सुनिएगा। अगर R प्लस R कर रहा हूँ तो क्या आएगा 2R, R प्लस R प्लस R कर रहा हूँ तो फिर क्या आएगा 3R। यानी कि जब R को 2 दफा ऐड किया 2R, R को 3 दफा ऐड किया 3R, R को 4 दफा ऐड करेंगे तो 4R। और अगर मैं R को n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो R का आंसर क्या आएगा, R इक्विवेलेंट का NR। और चूंकि ये मेरे पास मैक्स आंसर है रेजिस्टेंस का, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, R मैक्स किसके बराबर आ गया, NR के। अब हम चलते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस मिन कब होगी, जब मैं उन सब को किस में लगा दूंगा, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल में देखें क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R सो ऑन n टाइम्स करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से R एलसीएम आ जाएगा और ऊपर जो है 1 प्लस 1 होता जाएगा तो वो हमारे पास n बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। अब इसको उल्टा कर दें ताकि हमारे पास जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से R मिन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, R/n। तो अभी तक हमने 2 वैल्यूज ऑब्टेन की हैं कि R मैक्स किसके बराबर होगी, NR के, और R मिन किसके बराबर होगी, R/n के। सवाल क्या है कि मैक्स और मिन की रेशियो क्या होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, नाउ द रेशियो इज R मैक्स ओवर R मिन। R मैक्स किसके बराबर था, NR के, R मिन किसके बराबर है, R/n के। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें जी, R और R को कैंसिल कर दें। देखें ये जो n है ना, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और ये R और R क्या हो गए, कैंसिल। तो n स्क्वायर हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, यूं ये n स्क्वायर आया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क 100 वोल्ट 220 वोल्ट। कह रहा है कि 2 बल्ब हैं हमारे पास, एक 100 वाट का है, 100 वाट और उसके साथ 220 वोल्ट है। ठीक है जी, एंड 200 वोल्ट और एक 200 वाट का है, उसके साथ हमने किसके साथ अटैच किया, 220 वोल्ट वाले जो हमारे पास लाइंस है हमने उन्हें उसके साथ अटैच किया। हैव टंगस्टन फिलामेंट्स, दोनों का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है, ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, लेंथ भी सेम है। विच बल्ब विल हैव थिकर फिलामेंट, किसका फिलामेंट मतलब थिक होगा, किसका डायमीटर ज्यादा होगा, कौन सा फिलामेंट मोटा होगा। ठीक है, देखिए आपने अगर ऑल बल्ब देखे हो ना, जिनकी लाइट येलो होती थी, तो उनमें हमारे पास एक फिलामेंट लगा होता था। ठीक है, ये जो हमारे पास शीशे के केज के अंदर जो एलिमेंट लगा, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो कह रहे हैं एक बल्ब 100 वाट का है, एक बल्ब 200 वाट का है, किसका फिलामेंट मोटा होगा, 100 वाले का या 200 वाले का। ठीक है, तो इसका आंसर है जो हमारे पास, द बल्ब ऑफ 200 वॉट्स विल हैव थिकर फिलामेंट। जो 200 वाट का बल्ब है उसका फिलामेंट क्या होगा, मतलब मोटा होगा, थिकर होगा। अब ये आंसर आया कैसे, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैंने देखा पहले मैं आंसर लिख देता होता हूँ कि जनाब ये हमारा आंसर है, फिर हम इसकी लिखते होते हैं रीजन, के रीजन क्या है कि आपने ये आंसर दिए। यहाँ देखें जी, हमारे पास पावर का फार्मूला क्या है, v²/r, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, थ्योरी के अंदर P इज इक्वल टू v²/r, ये हमारे पास पावर का फार्मूला है। अब पावर 1 मैंने लिखा, मतलब पहले जो बल्ब उसकी पावर वो किसके बराबर आएगी, v²/r1। यहाँ पे r1 लिख लिया, v के साथ 1 क्यों नहीं लिखा, वजह ये कि वोल्टेज सेम है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट, तो वोल्टेज सेम है, जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो r1 को मैं उधर ले गया, p1 को यहाँ डिवाइड कर दिया, वोल्टेज पुट करें 220 वोल्ट आ गया, p1 उसका स्क्वायर भी करना है। ठीक है, 220 वोल्ट का स्क्वायर, p1 100 है, तो यहाँ से r1 का आंसर आ गया 484 ओम। ठीक है, अब चलते हैं, सेम यही प्रोसेस है, आपने p1 से r1 फाइंड किया, अब p2 से r2 फाइंड करेंगे। p2 किसके बराबर है, v²/r2, r2 को वहां ले जाएं तो r2 किसके बराबर आएगा, v²/p2, v² पुट करें 220 का स्क्वायर, p2 कितना है 200 वोल्ट, तो 200 को पुट करेंगे तो r2 कितना आ गया 242 ओम। अच्छा, यहाँ एक और फरमाएं कि 100 वाट वाले की आ रही है 484 ओम और 200 वाट वाले की आ रही है 242 ओम। यानी कि आपको नजर भी आ रहा है फार्मूला में कि रेजिस्टेंस में और पावर में इनवर्स रिलेशन है सेम वोल्टेज के लिए, यानी कि जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई, ये सम टाइम एमसीक्यू में आ जाती है। अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर। सवाल क्या है, फिलामेंट किसका मोटा होगा, यानी कि डायमीटर किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ देखें, हमने अभी पढ़ा था फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, R इक्वल्स ρl/a, यहाँ पुट कर देंगे डायमीटर तो 4 ρl/πd²। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप भी डायरेक्ट ही यहाँ पे लिखें, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखें
रेजिस्टेंस में और डायमीटर के स्क्वायर में क्या आ रहा है, इनवर्स रिलेशन, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसका डायमीटर कम होगा, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका जो डायमीटर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब बताएं कम किसकी है रेजिस्टेंस, R2 वाले की, तो इसका मतलब डायमीटर किसका ज्यादा होगा, R2 वाले का। तो यहां से हेंस R2 विल हैव थिकर फिलामेंट, R2 का फिलामेंट ज्यादा होगा। थिकर फिलामेंट का मतलब क्या है, ग्रेटर डायमीटर। वजह क्या है कि एज दिस जो रेजिस्टेंस इज लो, कि R2 का फिलामेंट इसलिए मोटा होगा क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, लो है, कम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वाई वी आर एडवाइज नॉट टू टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड, फर्स्ट ड्राई योर हैंड। कि हमें ये क्यों कहा जाता है कि गीले हाथों से अपने स्विच को जो है वो ना छुएं, पहले अपने हाथ खुश्क करें। तो यहाँ देखें जी, सिंपल सी वजह है, जब हाथ गीले होंगे तो गीले होने की वजह से जो है, क्योंकि वो हमारे घरों में जो पानी आ रहा होता है उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, नमकियात वगैरह ऐड होती हैं, तो वो हमारी जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है, यानी कि करंट पास करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जब करंट पास करने के चांस बढ़ गए हैं, जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई है, करंट इजीली पास कर देगा, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बस उससे बचने के लिए जो है ये एडवाइस की जाती है। सिंपल सी, तो कॉमन सेंस की रीजन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉइस्चर ऑन हैंड्स इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, कि जब हाथों में मॉइस्चर होगा, गीले होंगे, तो वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे, मेकिंग इट ईजियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द बॉडी। इससे क्या होगा कि बॉडी से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली फ्लो कर सकता है। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि जो है वो शॉक लगने का खतरा है। देयरफॉर वी आर एडवाइज नॉट टू टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड, फर्स्ट ड्राई योर हैंड्स। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, व्हाई इज इट डेंजरस टू टच लाइव वायर वाइल स्टैंडिंग ऑन द अर्थ बेयरफुटेड। कह रहा है कि जो लाइव वायर है, गर्म तार है, उसको जो छूना क्यों खतरनाक है अगर आप जमीन के ऊपर नंगे पांव खड़े हुए हैं। तो देखें, जो लाइव वायर हमारे पास घरों में होती है उसका पोटेंशियल नॉर्मली 220 वोल्ट या इसके आसपास होता है, ठीक है। तो लाइव वायर कितने पोटेंशियल पे है, 220 वोल्ट पे। जब आप नंगे पांव फर्श के ऊपर खड़े हैं तो फर्श हमारे पास 0 वोल्ट के ऊपर, इसमें कोई पोटेंशियल, कोई करंट नहीं है, ठीक है जी। तो आपके हमारे पास पाँव से जो लाइव वायर है उसमें एक सर्किट डिवेल्प हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प होगा, तो आपकी बॉडी से करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये काफी खतरनाक है कि अगर आप इस तरह ये काम कर रहे हैं। इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि टचिंग अ लाइव वायर while standing barefoot on the earth creates a path for electric current to flow through the body। कि जब आप एक लाइव वायर को टच कर रहे हैं जमीन के ऊपर नंगे पांव खड़े होते हुए, तो उससे क्या होगा, एक पाथ डिवेल्प हो जाएगा करंट के और आपकी बॉडी के दरमियान, रिजल्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर एंड द ग्राउंड। देयरफॉर इट इज डेंजरस टू टच लाइव वायर while standing on the earth barefooted। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, sometimes if your one of the car's headlamps is burnt or not working but second lamp still gives light। कह रहा है कि कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कार का जो एक हेडलैम्प है वो चल रहा है और दूसरा जो है वो ख़राब है। What do you conclude about connection of the headlamps from this observation। कह रहा है इस ऑब्जर्वेशन से जो है आप उनके कनेक्शन के बारे में क्या बता सकते हैं कि वो किस कनेक्शन में लगे हुए हैं, आइदर सीरीज या पैरेलल, ये आपने बताना है। तो देखें, अगर तो आपको थ्योरी के अंदर सीरीज पैरेलल क्लियर हो गया है तो तब तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं क्लियर तो इसको एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ देखें, अगर मैं बुक के ऊपर आऊँ तो इधर हमारे पास जो है, इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। देखें, सीरीज में ये हमारे पास कुछ जो रेजिस्टेंस है वो लगी हुई है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ पे एक वायर को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इस वायर को जो है ना यहाँ से कट कर दिया, तो क्या R1 और R2 जो हैं वो वर्क करेंगे? ठीक है जी, वो भी वर्क नहीं करेंगे। हमारे पास जो करंट है उसके पास एक ही पाथ है। सीरीज की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जो करंट का पाथ है वो सेम रहे। तो अगर आपने इस पूरे सर्किट में एक जगह से भी सर्किट ब्रेक कर दिया तो ये जो सारी हमारे पास वायर्स हैं और जो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं वो वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्हीं को लगाते हैं पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल में क्या होता है, यहाँ देखें, अगर आप इस डायग्राम के ऊपर आए, फर्स्ट कर ले मैंने यहाँ से कनेक्शन काट दिया R1 का, तो फिर भी R2 से और R3 से करंट फ्लो करता रहेगा, तो वो चलती रहेंगी। तो पैरेलल में क्या होता है कि आप हर हमारे पास जो है, जो वायर है, जो रेजिस्टेंस है, उसके साथ अलग स्विच लगा सकते हैं,
ठीक है जी। उसका जो कनेक्शन है उसका दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं है, अगर एक खराब हो गया तो दूसरा वर्क करता रहेगा। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और ये बुक में लिखा भी हुआ है यहाँ पे ना, अगर आप देखें एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कि ईच डिवाइस इन द सर्किट मे बी टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली, कि सर्किट में जो हर डिवाइस है उसको आप इंडिपेंडेंटली बंद कर सकते हैं। कि मतलब ये नहीं है जिस तरह सीरीज में है कि एक बंद करो तो सारी बंद करनी पड़ेगी, एक चलाओ तो सारी आपको चलानी पड़ेगी, ये काम हमारे पास पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में आप सबको जो है इंडिपेंडेंटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल में हमारे पास क्या हो रहा है जी कि एक बल्ब चल रहा है, एक बंद है, एक जो है काम नहीं कर रहा है, एक काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। क्योंकि अगर वो सीरीज में लगे होते तो अगर ये बंद होता तो ये भी अपने आप बंद हो जाता। बात समझ आ रही है? लेकिन ये काम नहीं हो रहा, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर ऐसा हो रहा है कि एक चल रहा है और एक बंद है, तो इसका मतलब है कि वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। अगर वो सवाल चेंज करें कि आपकी कार के साथ ऐसा हुआ है कि एक बल्ब बंद हुआ है, दूसरा अपने आप बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों बल्ब फिर किस में अटैच होंगे, देन वो सीरीज में होंगे। ठीक है, सो यहाँ से एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट हेड लैम्प्स आर मोस्टली लाइकली कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कि काफी ज्यादा चांस है जो हेड लैम्प्स है वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल के अंदर। दिस मीन्स दैट ईच हेड लैम्प ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है कि हर हेड लैम्प जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। सो इफ वन लैम्प इज बर्न्ड और नॉट वर्किंग, तो अगर एक लैम्प जल जाता है या काम नहीं कर रहा किसी वजह से, द अदर लैम्प कैन स्टिल फंक्शन प्रॉपरली। जो दूसरा लैम्प है वो फिर भी अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सकता है। तो आखिरी सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे नंबरिंग गलत होगी, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, शो दैट वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू वॉट। कह रहा है ये शो करें जो वोल्ट एम्पेयर है वो किसके बराबर है, वॉट के बराबर है। और ऐसे यूनिट ऑफ पावर है, अपने बड़ा पावर का यूनिट है। तो पावर हमारे पास किसके बराबर है, P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई टी, और W हमारे पास किसके बराबर होता है, QV के। ये जो है ना वर्क का फार्मूला हमारे पास QV के बराबर कैसे है, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले में। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहाँ से W किसके बराबर आ गया, Q इंटू V के। उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, पावर वर्क ओवर टाइम, वर्क Q इंटू V। ठीक है, तो हमारे पास इस V को आप साइड पे लिख लें तो Q बाई टी कर लें। तो चार्ज ओवर टाइम हमारे पास क्या होता है, दैट इज करंट। तो पावर का फार्मूला क्या आ गया, VI। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, और हमारे पास पोटेंशियल का वोल्ट, और I का एम्पेयर, करंट का एम्पेयर। तो वाट किसके बराबर आ गया, वोल्ट एम्पेयर के। तो ये हमने शो करना था कि वोल्ट एम्पेयर हमारे पास किसके बराबर है, वॉट के बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।